तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। खूबसूरत सी डॉन किंग हमारे एमसी किनन के सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में किनन के लिए एक अलग ही चमक थी। वो उसकी तारीफ करते हुए कहती है, किनन तुमने तो सच में कमाल कर दिया। इतने कम समय में तुमने पील को रिफाइन कर दी है। ये वाकई में काबिले तारीफ है और आज से और अभी से हर्ब्स को क्लीन करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। तुम्हारी इस काबिलियत के लिए मैं तुम्हें हर दिन के 200 गोल्ड टेल्स दूंगी। ये सुनते ही हमारा एमसी, जो अब तक छोटे मोटे काम कर रहा था, खुशी से झूम उठता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी और वो तुरंत झुककर कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर दोस्तों, जहाँ कोई आगे बढ़ता है वहाँ जमने वालों की कमी कहाँ होती है। पास ही खड़ा वो बंदा जिसने किनन को साफ सफाई करना सिखाया था, ये सब देखकर हैरान रह जाता है। वो अपने मन ही मन सोचता है, ये क्या हो रहा है। मैंने तो इसे अपने जैसा ही एक मामूली वर्कर समझ रहा था, लेकिन ये तो एक दिन में ही 200 गोल्ड टेल्स कमा पाएगा। इतनी रकम तो मैं 10 दिनों में जाकर कमा पाता हूँ। उसकी जलन साफ उसके चेहरे पर दिख रही थी। तभी वहाँ मौजूद लुज़ई, जो पहले से ही किनन को नीची नजरों से देखता था, एक ताना कसता है और कहता है, तो क्या हुआ, अगर ये अच्छी पील को रिफाइन कर सकता है, आखिर में तो ये एक लो क्लास का डिसाइपल ही रहेगा। इससे इसकी औकात नहीं बदलने वाली है। लेकिन दोस्तों, हमारा एमसी इन बातों से बेखबर अपनी ही दुनिया में मग्न था। तभी सीन शिफ्ट होता है किनन के कमरे पर। उसने अपनी फर्नेस को बाहर निकाल लिया था और अपने आप से ही कह रहा था, चलो अब अपने लिए पील रिफाइन करने का वक्त आ गया है। मुझे जल्दी से जल्दी ब्रेक थ्रू करना ही होगा। इतना सोचते ही वो अपने पास से एक चमकता हुआ वाटर स्पिरिट स्टोन बाहर निकालता है। उसे देखते हुए वो कहता है, अब इसकी मदद से मैं पील को रिफाइन कर सकता हूँ। इससे मेरी पील की पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और मैं एक लेवल अप कर जाऊंगा। और ये कहकर किनन पूरी शिद्दत से पील को रिफाइन करने के काम में जुट जाता है और पील्स को रिफाइन करने के लिए जो जो हर्ब्स की जरूरत पड़ रही थी, वो एक एक करके डाल रहा था। और कुछ ही देर की कड़ी मेहनत के बाद एक शानदार पील बनकर तैयार हो जाती है। उस चमकती हुई पील को देखकर किनन का चेहरा खुशी से खिल उठता है। वो उत्साह होकर कहता है, आखिरकार मैंने इस पील को रिफाइन कर ही लिया। अब इसकी मदद से मैं पक्का बॉडी रिफाइनमेंट के 8वें लेवल या फिर शायद 9वें लेवल पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन उसे यह भी पता था कि ये रास्ता आसान नहीं होने वाला है। वो आगे कहता है, मैं जानता हूँ कि इसे कंज्यूम करने के बाद मुझे असहनीय दर्द होने वाला है, लेकिन अगर एक शानदार भविष्य मुझे चाहिए तो इतना दर्द तो सहना ही पड़ेगा। और दोस्तों, इतना बोलकर हमारा एमसी उस पील को एक ही झटके में निगल जाता है। फिर जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर जाती है, एक भयानक दर्द की लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ पड़ती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हर एक हड्डी को तोड़ा मरोड़ा जा रहा हो। दर्द इतना ज्यादा था कि किनन जमीन पर गिर पड़ता है और तड़पते हुए बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ये काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इसे मैं सह भी पाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आज यहीं पर ही दम तोड़ दूं। और इतना कहते कहते दर्द की वजह से वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। तभी हमारा सीन अगले दिन की सुबह पर आता है। किनन धीरे धीरे कर अपनी आंखों को खोल रहा होता है और होश में आने लगता है। जैसे ही उसकी नजर अपने शरीर पर पड़ती है तो वह हैरान और खुश दोनों हो जाता है। एक जोरदार ठहाका लगाते हुए वो बोलता है, अरे वाह, मैं तो सीधे 9वें लेवल पर पहुंच गया हूँ। इसका मतलब मैंने एक ही रात में 2 लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया है। किनन अपनी इस कामयाबी का जश्न मना ही रहा था कि तभी कमरे के बाहर से एक आवाज आती है। एक बंदा दरवाजे पर आकर चिल्लाता है, सभी लोग तुरंत एग्जामिनेशन ग्राउंड पे पहुंचो, एग्जाम बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। ये सुनकर किनन भी जोश से भर जाता है और कहता है, चलो फिर देखते हैं कि यहाँ का एग्जामिनेशन कैसे होता है। और दोस्तों, इसी के साथ सीन सीधा एग्जामिनेशन ग्राउंड पर शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पर हजारों की तादाद में डिसाइपल इकट्ठा हुए होते हैं और सामने 4 टीचर्स अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको फायर सेट के बारे में एक जरूरी बात बता दूं, इससे कि 3 मुख्य पिक्स हैं और तीनों के अलग अलग हेड हैं। पहली पिक का नाम किंग पिंग पिक है, दूसरा का नाम स्वॉर्ड पिक और तीसरा का नाम सी पिक। अब हम किंग पिंग पिक के हेड को देखते हैं, जिसका नाम जीन होता है, जो अपने सबसे भरोसेमंद डिसाइपल लुओजई से बातें कर रहा होता है, जो कहता है, लुओजई, मुझे यकीन है कि तुमने इस बार के डिसाइपल्स को अच्छे अच्छे से चुना होगा। तभी लुओजई बड़े घमंड से जवाब देता है, मास्टर आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैंने अपनी किंग पिंग पिक के लिए सिर्फ फर्स्ट क्लास के डिसाइपल्स को ही चुना है और फिर से इस साल पक्का जोंगमेंग के रिसोर्सेस हमें ही मिलने वाले हैं। और इतना बोलने के बाद एक डेविल जैसी हंसी के साथ मनी मन सोचता है कि अगर किंग पिंग फर्स्ट प्लेस को पा लेता है तो मुझे काफी सारा रिसोर्सेस मिल जाएगा और जिससे मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और मेरी स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद मैं मास्टर को उनकी जगह से भी हटा सकता हूँ और मास्टर को हटाने के बाद मैं खुद किंग पिंग पिक का हेड बन जाऊंगा। और वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी स्वॉर्ड पिक का हेड, जिसका नाम हाउ था, वो वहाँ पर आ जाता है। वो उन दोनों की बातें सुनकर ताना कसते हुए बोलता है, तुम लोग हमेशा नए नए लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए ऐसी फालतू ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हो। हाउ की इस बात को सुनने के बाद लुओजई को गुस्सा आ जाता है और वो पलट कर जवाब देता है, बुढ़े आदमी, तुम्हारी ट्रिक्स भी तुम्हारी ही तरह पुरानी हो चुकी है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो तुम्हारी तरह ही खत्म हो जाएंगे। इसके बाद लुओजई तीसरा पिक यानी सी पिक के हेडमास्टर हान जियो की तरफ मुड़कर कहता है, और तुम इस बारे में क्या कहना
चाहोगे? क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है? हान जियाओ एक शांत और गंभीर व्यक्ति था। वो लुओ ज़ाई की बात सुनकर बड़ी बेरुखी सी जवाब देता है, मुझे तुम्हारे जैसे बेवकूफ से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी किंग पेंग पी का हेड जिन हंसते हुए कहता है, तुमने इस साल भी डेफिनेटली लो लेवल के डिसाइपल्स को ही रिक्रूट किया होगा। तभी हम लुओ ज़ाई को देखते हैं जो हान जियाओ पर तांचा कसते हुए कहता है, हान मैंने सुना है कि इस बार तुमने एक बहुत ही स्पेशल डिसाइपल को चुना है जो स्वॉर्ड सिटी से है और उसकी कल्टीवेशन तो बस बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल पर है। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि सिस्टर हान का टेस्ट इतना ज्यादा गिरा हुआ होगा कि वो ऐसे मामूली बंदे को अपने पीक में जगह देंगी। ये कहकर लुओ ज़ाई और जिन जोर जोर से हंसने लगते हैं। यह सब सुनकर हान जियो की सबसे करीबी हान जो किनन को लेकर आई थी परेशान हो जाती है। वो अपने मास्टर को समझाने की कोशिश करती है, मास्टर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरा जजमेंट कभी गलत नहीं हो सकता है। अपने शिष्य की आंखों में इतना विश्वास देकर हान जियो भी थोड़ा सा शांत हो जाता है और कहता है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे। उनकी बातें सुनने के बाद जिन सर हिलाते हुए बोलता है, कितना शेमफुल है कि तुमने लो क्लास के डिसाइपल जो कि सिर्फ बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल पर है उसको रिक्रूट किया हुआ है। तभी एक एल्डर मंच पर आते हैं और सभी डिसाइपल से कहता है, चूंकि सभी लोग यहाँ आ चुके हैं तो चलो अब ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। वो आगे नियमों को समझाते हुए कहते हैं, ठीक है सब लोग ध्यान से सुनना, तुम लोगों को यहाँ पर मौजूद 3 पिक्स में से किसी एक पिक को ज्वाइन करना होगा। याद रहे हर पिक केवल 3 से 33 बंदे को ही ले पाएगी, तो तुम जिस भी पिक को ज्वाइन करना चाहते हो उस पिक को ज्वाइन कर सकते हो और उस पिक को ज्वाइन करने के लिए तुम लोग उस पिक के झंडे के नीचे जाकर खड़े हो जाओ और जल्दी जल्दी करो। इतना बोलकर एल्डर अपने मन ही मन सोचता है, इस बार 1000 डिसाइपल्स आए हैं, चलो देखते हैं कि वो किस पिक को ज्वाइन करेंगे। एल्डर की इतना कहते हैं सारे डिसाइपल्स अपनी अपनी पसंदीदा पिक की तरफ भागने लगते हैं और कुछ ही पलों में सब अपने अपने ग्रुप में खड़े हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरी भीड़ में हमारा एमसी किनन अकेला खड़ा था। ये देखकर वो एल्डर किनन से कहता है, किनन अब सिर्फ तुम ही बचे हो, जल्दी जल्दी तुम चुनो कि तुम किस पिक को ज्वाइन करोगे। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये काफी बुरा है क्योंकि अगर ये बंदा एक टीम को ज्वाइन करेगा तो दूसरी टीम उससे ऑफेंड हो जाएगी। तभी हम लुओ ज़ाई को देखते हैं जिसकी नजर उस पर पड़ जाती है और वो किनन से कहता है, किनन अब सिर्फ तुम ही बचे हो, तो तुम बताओ तुम किस पिक को ज्वाइन करना चाहते हो। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि तुम मेरी किंग पेंग पिक को ही ज्वाइन करोगे वरना मैं तुम्हें यहीं पर ही जान से मार दूंगा। और मनी मन वो सोचता है कि अगर ये मेरी काम नहीं आ सकता है तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। और लुओ ज़ाई की इस खुली धमकी को सुनकर हान परेशान हो जाती है। वो मनी मन सोचती है लुओ ज़ाई ने तो इसे बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है, मुझे लगता है कि अब किनन डर कर उस पिक को ही ज्वाइन करेगा। खैर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसके हर फैसले की इज्जत करती हूँ। लेकिन दोस्तों हमारा एमसी तो किसी और ही मिट्टी से बना हुआ था। लुओ ज़ाई की धमकी का उस पर कोई असर नहीं होता। वो मुस्कुराते हुए बड़ी दिलेरी से जवाब देता है, ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं सिस्टर हान की सिंग फिंग पिक को ज्वाइन करूंगा। ये जवाब सुनते ही लुओ ज़ाई का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपनी मुठिया भींच लेता है और मनी मन गरजते हुए कहता है, किनन तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पिक को ठुकरा कर दूसरे पिक को ज्वाइन करने की, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना सोचकर वो तुरंत अपनी पिक के 2 डिसाइपल्स को अपने पास बुलाता है और उन्हें एक खूनी आदेश देता है। वो कहता है, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उस किनन को खत्म करना होगा। अगर तुम उसे मार देते हो तो मैं तुम्हें बहुत ही शानदार इनाम दूंगा। लुओ ज़ाई की बातें सुनने के बाद उसमें की एक डिसाइपल बोलता है कि ये मेरे लिए काफी प्लेजर की बात है और आपके सपोर्ट के साथ मुझे काफी अच्छा लगेगा किनन को टीच करने में। तभी दूसरा वाला मोटा डिसाइपल बोलता है, एग्जैक्टली मैं भी अपनी फीस्ट का टेस्ट जरूर सिखाऊंगा। दूसरी तरफ हान अपने पीक को ज्वाइन करने वाले नए डिसाइपल्स के पास पहुंचती है। वो उनके सामने खड़ी होकर कहती है, आज तुम लोगों का यहाँ पहला दिन है इसलिए मैं तुम्हें टूर्नामेंट के रूल्स बता देती हूँ। ये कंपटीशन तुम लोगों की ताकत को बढ़ाने के लिए रखा गया है। जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे सर की तरफ से बेहतरीन रिसोर्सेस और पावरफुल वेपन्स दिए जाएंगे ताकि तुम लोग अपनी कल्टीवेशन को और बेहतर बना सको। ये सुनते ही सारे डिसाइपल्स के बीच एक उत्साह की लहर दौड़ जाती है। वो आपस में बातें करने लगते हैं, क्या मार्शल आर्ट की स्किल और वेपन्स भी मिलेंगे, लगता है हम लोग यहाँ बहुत इंजॉय करने वाले हैं, हमें किसी भी हाल में ये टूर्नामेंट जीतना ही होगा। उन लोगों की बातें सुनकर किनन भी अपने मन में सोचता है, ये बात तो सच है कि मेरे पास कल्टीवेशन के लिए रिसोर्सेज खरीदने के पैसे नहीं है, लगता है कि अपनी पावर बढ़ाने के लिए मुझे इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। किरण ये सब सोच ही रहा होता है कि हान आगे बताती है, यहाँ पावरफुल बनने के एक और तरीका है, तुम यहाँ किसी को भी चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज में तुम अपनी कोई भी चीज दांव पर लगा सकते हो और सामने वाले को भी उसी लेवल की चीज दांव पर लगानी होगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि तुम सिर्फ अपनी पीक के ही नहीं बल्कि दूसरे पीक के लोगों को भी चैलेंज कर सकते हो। हान की इतना कहते हैं भीड़ में से एक बंदा आगे आता है और सीधा किनन की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाते हुए बोलता है, ठीक है मैं किनन को चैलेंज
चैलेंज करता हूँ और मैं बेट के तौर पर पूरे 100 गोल्ड कॉइन लगाता हूँ। तो बताओ किनन, क्या तुम्हें मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करने का हिम्मत है? वो बंदा बाहर से तो बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा था, लेकिन मन ही मन वो सोच रहा था लुओ ज़ेई ने मुझे इस किंगडम को खत्म करने का ऑर्डर दिया है। अगर मैं इसे हरा देता हूँ तो मुझे कल्टीवेशन के लिए अच्छे रिसोर्सेस मिलेंगे। वैसे भी मैं बॉडी टेम्परिंग के 10th लेवल पर हूँ और ये तो बस 7th लेवल पर है। इसे हराना बच्चों का खेल है। तभी हम हान को देखते हैं जो किनन से बोलती है, किनन तुम्हारे पास राइट है कि तुम इसकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर सकते हो। और इतना कहकर मन ही मन वो सोचती है कि किनन, मैं मानती हूँ कि तुम एक गिफ्टेड पर्सन हो, लेकिन अभी तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी लो है और जब तुम स्टार्ट किए थे तब तुम बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल पर थे, लेकिन ये हूफी बॉडी टेम्परिंग के 10th लेवल पर है और मुझे डर है कि तुम किनन उसे डिफीट नहीं कर पाओगे। उसकी बातें सुनकर किनन मुस्कुराता है और बड़े भोलेपन से जवाब देता है, मिस हान, आपकी कंसर्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जब वो मुझे चैलेंज कर दिया है तो मैं कैसे एक कॉवर्ड की तरह उसकी चैलेंज को रिफ्यूज करूं? किनन मिस हान से इतना बोलने के बाद किनन हूफी से बोलता है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरे पास 100 गोल्ड कॉइन नहीं है, मेरे पास सिर्फ 85 गोल्ड कॉइन ही है। ये सुनकर वो बंदा जोर जोर से चिल्लाता है और बोलता है, कोई बात नहीं है, मैं 85 गोल्ड कॉइन के लिए भी तैयार हूँ, बस तुम चैलेंज एक्सेप्ट करो। और वो किनन की शुक्रिया अदा करता है। ये देखकर किनन मन ही मन सोचता है कि मुझे तो पहले से ही शक था, इसे लुओ ज़ेई ने भेजा है। और इतना सोचकर किनन उस बंदे के साथ फाइटिंग अरीना में चला जाता है। अरीना में पहुंचते ही वो बंदा अपनी तलवार निकाल लेता है और किनन को घूरते हुए कहता है, बच्चे, आज तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा, तुमने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। उसकी धमकी को सुनकर किनन अपनी तलवार बाहर निकालता है और बड़े आराम से कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर वहाँ खड़े खड़े बातें क्यों बना रहे हो, आओ और मुझ पर अटैक करो। यह सुनकर उस बंदे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो किनन पर हमला करते हुए चिल्लाता है, तेरी जुबान बहुत ज्यादा चलती है, मैं अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो पूरी ताकत से किनन पर हमला करता है। तभी हम किनन को देखते हैं जो इस अटैक को देखकर मन सोचता है कि ये बॉडी टेम्परिंग का 10th लेवल की स्ट्रेंथ है। चलो अच्छा है कि मैं कम से कम इस लेवल की पावर को रीच कर चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि हूफई का अटैक जो होता है वो आ लगता है, लेकिन जमीन पर, जिससे वो काफी कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, आखिर किनन कहाँ गायब हो गया है। लेकिन किनन पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो गया था और सीधा ही उस बंदे के पीछे जाकर खड़ा हो गया था। किनन उसके कान में फुसफुसाता है कि तुम्हारी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा कम है, तुम्हें अभी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और इतना कहकर किनन घूमकर एक इतनी पावरफुल लात उसके मुंह पर मारता है कि उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। वो सीधा अरीना के बाहर जा गिरता है। ये नजर देखकर वहाँ खड़े सारे डिसेबल हैरान रह जाते हैं। वो आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। ये बंदा तो बॉडी टेम्परिंग के 10वें लेवल पर था, लेकिन किनन ने तो इसे एक ही लात में हरा दिया है। इसका मतलब किनन 7वें लेवल पर नहीं है। उनकी बातें सुनकर किनन मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल पर हूँ, मैं तो 9वें लेवल पर हूँ। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो किनन की बातों को सुनने के बाद बोलते हैं कि क्या 9th लेवल, तुम तो 2 लेवल को ब्रेक थ्रू कर गए। फिर हम मिस हान को देखते हैं जो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और गर्व से कहती है, मैं जानती थी कि मेरा जजमेंट कभी गलत नहीं हो सकता है। किनन सच में बहुत टैलेंटेड है, एक दिन पूरी दुनिया उसके सामने झुकेगी। और उधर किनन जाकर उन दोनों गोल्ड कॉइन के पोटलियों को अपने स्पेस पोर्टल या फिर स्पेस रिंग में रख लेता है और उन दोनों पोटलियों को रखने के बाद किनन इंजर्ड हूफई से कहता है, हूफई, तुमने शर्त लगाई थी इसीलिए मैंने ये 100 गोल्ड टेल्स ले रहा हूँ। और इतना बोलने के बाद वो एक गोल्ड टेल्स को फेंकते हुए बोलता है, तुम्हें मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक समझदार और रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ। किनन की बातें सुनने के बाद वो भी गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए चिल्लाता है, समझदार और रीजनेबल, अच्छा। हाँ, ये सब देखकर मन ही मन बोलती है, किनन सच में तुम एक बैड पर्सन हो। सीन शिफ्ट होता है लुओ ज़ेई के पास जो उस हूफई को मारते हुए चिल्लाता है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम उस किनन को भी नहीं हरा पाए जो सिर्फ 7th लेवल पर था। तभी एक दूसरा बंदा वहाँ पर आकर बताता है, बॉस, वो किनन 7वें लेवल पर नहीं बल्कि 9वें लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। ये सुनकर लुओ ज़ेई और भी ज्यादा भड़ा पड़ता है। वो कहता है, क्या उसने सिर्फ एक ही दिन में 2 लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया है? नहीं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फ्यूचर में वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा और क्योंकि मैं उसका एक दुश्मन बन चुका हूँ तो वो मुझसे बदला जरूर लेगा। इतना कहकर वो अपने बाकी दोनों गुंडों से कहता है, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, कल जो ट्रायल होने वाला है उसमें तुम्हें हर हाल में उसे खत्म करना होगा। वो दोनों भी जोश जोश में आकर हाँ बोल देते हैं। इसके बाद लुओ ज़ेई उस पीटे हुए बंदे को एक लात और दे मारता है और कहता है, मरने का एक्टिंग करना बंद करो और खड़ा हो जाओ। कल के ट्रायल में इस बात का ध्यान रखना कि किनन हर हाल में खत्म हो जाना चाहिए। ये सुनते ही वो बंदा भी एकदम से जोश में खड़ा हो जाता है और एक्साइटेड होकर कहता है, ठीक है बॉस, मैं कल उसे खत्म कर दूंगा। अब कहानी वापस किनन और हान पर आ पड़ती है। किनन पूछता है, ये बिस्ट ट्रायल आखिर क्या है? हान उसे समझाती है, ये बिस्ट ट्रायल इसीलिए
बनाया गया है ताकि सभी डिसाइपल की पावर और पोटेंशियल को परखा जा सके। इसमें 3-3 डिसाइपल की एक टीम बनाई जाती है जो फॉरेस्ट के अंदर जाकर खतरनाक बीस्ट का शिकार करते हैं। वो जितने पावरफुल बीस्ट को मारेंगे उनके पास पॉइंट उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। ये सुनकर किनन चौंक जाता है और कहता है, 1 मिनट रुको, क्या वहाँ 3-3 की टीम बनाई जा रही थी और टोटल 1000 डिसाइपल्स में से सिर्फ मैं ही एक अकेला बचा हूँ? सच में मैं तो बहुत ही ज्यादा बदनसीब हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद हान उसे समझाती है, तुम किस बात से घबरा रहे हो? मैंने आज तुम्हारी फाइट में तुम्हारी टैलेंट को देखा है। तुमने कितनी आसानी से उस 10th लेवल के बंदे को हरा दिया था। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल होने वाला है। किरण फिर कहता है, सिस्टर हान, आज जिस बंदे ने मुझे चैलेंज किया था मुझे लगता है कि उसे लुओ ज़ाई ने ही भेजा था। हान जवाब देती है, मुझे भी ऐसा लगता है, इसीलिए तुम्हें वहाँ और भी ज्यादा सावधान रहना होगा और अगर उसमें से कोई भी तुम पर अटैक करता है तो तुम उसे वहीं पर ही खत्म कर देना। किरण पूछता है, क्या मैं वहाँ किसी को मार भी सकता हूँ? हान उसे मना करती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर तुमने वहाँ किसी को मारा तो सेट के रूल के हिसाब से तुम्हें सजा दी जाएगी। इसीलिए किसी भी खतरनाक सिचुएशन से बचने के लिए तुम्हें एक पेंडेंट दिया जाएगा। उसकी मदद से तुम आसानी से यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर बाहर आ सके हो। किरण घबराते हुए कहता है, लेकिन क्या होगा अगर उन लोगों ने मुझे टेलीपोर्ट होने का भी टाइम नहीं दिया तो? हान हंसते हुए कहते, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ किसी को भेज दूंगी। लेकिन हमारा एमसी तो सेल्फ डिपेंडेंट था। वो कहता है, नहीं, आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर हान उसके पास आती है और प्यार से समझाते हुए बोलती है, किन्नान, तुम अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन मुझे यकीन है कि फ्यूचर में तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे और हमारे फायर सेट को बहुत ही आगे लेकर जाओगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ अपना ध्यान रखना। ट्रायल से ज्यादा कीमत तुम्हारी जान की है। इतना कहकर हान वहाँ से चली जाती है और किन्नन उसे जाते हुए देखकर मन में सोचता है, हाँ, तुमने सही कहा, मैं इस फायर सेट का भविष्य बदल सकता हूँ। अगले दिन फायर सेट का एरिना देखते हैं। सारे डिसेबल अपने अपनी टीमों को बनने का इंतजार कर रहे थे। एक डिसेबल भगवान को प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, बस मुझे किसी पावरफुल बीस्ट से मत मिलाना। तो दूसरा उम्मीद करते हुए बोलता है, काश मुझे कोई पावरफुल टीममेट मिल जाए ताकि मैं इस बार अच्छी रैंक को ला सकूं। तभी हम किन्नन को देखते हैं जो अजीब सा फेस बनाकर बोलता है कि क्या तुम अब डर रहे हो मेरी टीम में ज्वाइन होने से? तभी हम उसी मोटे बंदे को देखते हैं जो किन्नन के पीछे से हंसते हुए बोलता है, जरा उस किन्नन को तो देखो जो अभी नहीं जानता है कि वो मरने वाला है। अबे चूतियों, मरने वाला किन्नन नहीं बल्कि तुम होने वाले हो और तुम लोगों की गांड ऐसे फाड़ी जाएगी जिसे दर्जी भी सील ना पाए। तभी एल्डर मंच पर आते हुए चिल्लाकर कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ, अब मैं टीम्स की लिस्ट बताने वाला हूँ कि कौन किस टीम में जाएगा। एल्डर एक एक करके सभी की टीमों को अनाउंस करने लगता है और दोस्तों किस्मत का खेल देखिए, वो तीनों बंदे जिन लुओ ज़ाई ने किन्नन को मारने के लिए हायर किया था वो तीनों एक ही टीम में आ जाते हैं और ऐसे ही सभी टीमों को अनाउंस कर दिया जाता है। और जब सभी टीमें बन जाती है तो लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम बच जाता है क्योंकि टोटल 1000 डिसाइपल थे और 3-3 की टीम बनाई जा रही थी। एल्डर उस आखिरी नाम को देखकर कहता है, अब केवल एक ही बंदा बचा है। तभी किन्नन अपना सर खुजलाते हुए सोचता है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। और किन्नन के इतना सोचते ही एल्डर जोर से चिल्लाते हैं, यहाँ पर लिमिटेड लोग ही आ सकते हैं, इसीलिए एक बंदा एक्स्ट्रा हो गया है और वो है किन्नन। अगर वो चाहे तो इस टूर्नामेंट को छोड़ सकता है, लेकिन अगर वो इस बीच कंपटीशन में अकेला हिस्सा लेता है और अच्छी रैंक हासिल कर लेता है तो उसे बहुत ही शानदार इनाम दिए जाएंगे। तभी वो ब्लू हेयर वाला बंदा हंसते हुए बोलता है, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि किन्नन हम तीनों लोगों के साथ कम्पीट कर सके और उसे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा सिर्फ किसी लो लेवल के बीस्ट को ही मारने में। तभी एल्डर की बातें सुनकर किन्नन अपने सर पकड़ कर बैठ जाता है और कहता है, मुझे लगा ही था कि मेन कैरेक्टर के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, उसके लिए चीजें कभी भी आसान नहीं होती है। तभी एल्डर पीछे से चिल्लाते हैं, चलो क्योंकि अब सभी टीमें बन चुकी है तो सब लोग तैयार हो जाओ, ट्रायल शुरू होने वाला है। इतना कहते ही एक बहुत बड़ा पत्थर का दरवाजा खुलने लगता है जिसमें एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन लगी हुई थी। दरवाजे पर 2 गार्ड्स खड़े थे। वो सबको बताते हैं, इस गेट के अंदर जाते ही तुम बीस्ट ट्रायल में इंटर हो जाओगे जहाँ बहुत सारे पावरफुल बीस्ट हैं। अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस हो तो तुम अपने टोकन का इस्तेमाल करके वहाँ से टेलीपोर्ट हो सकते हो। लुओ ज़ाई के एक बंदा जिसका हेयर ब्लू था वो उस गेट के अंदर जाते जाते अपने बंदे से बोलता है, चलो डोर ओपन हो चुका है। और किन्नन पितांजा कसते हुए कहता है, किन्नन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम किसी बीस्ट के हाथों नहीं मारे जाओगे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग होगा, मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मारना चाहता हूँ। फिर हम उसी मोटे बंदे को देखते हैं जो ब्लू हेयर वाले बंदे से बोलता है, चलो हम पहले बीस्ट को खत्म करेंगे और जब हमारे पास में एटलीस्ट पॉइंट हो जाएंगे कि हम एलिमिनेट ना हो तब हम किन्नन को हंट करने चलेंगे। ब्लू हेयर वाला बंदा बोलता है, ठीक है फैटी, तुम जैसा कहो। तभी हम उन गार्ड्स को देखते हैं जिसमें से एक गार्ड हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि इस बार काफी सारे डिसाइपल मारे जाने वाले हैं। और मन ही मन वो सोचता है, मैंने इस बार के ट्रायल में चुपके से एक 3rd लेवल के टाइगर को अंदर डाल दिया है, मुझे यकीन है कि वो टाइगर इस बार
काफी सारे लोगों को मौत के घाट उतारेगा, जिसे यहाँ काफी ज्यादा मजा आएगा। हर सीन किनन पर आ जाता है, जो जंगल में बीस्ट के पैरों का निशान देख रहा था। वो कहता है ये पैरों के निशान काफी बड़े और गहरे हैं, लगता है यहाँ से कोई पावरफुल बीस्ट गुजरा है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। और किनन ये सोचकर उस फुटप्रिंट के पीछा करने लगता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो पेड़ पर बैठकर किनन पर नजर रखी हुई थी। ये वही लड़की थी जिसे हान ने किनन को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था। वो किनन को देखकर मन ही मन सोचती है, ये तो मुझे एक साधारण सा लड़का लग रहा है। सिस्टर हान ने इसकी तारीफ क्यों कर रही थी, ये तो सिर्फ बॉडी टेम्परिंग के 9वें लेवल पर है और जा रहा है 10वें लेवल के बीस्ट को मारने। खैर कुछ भी हो, मुझे इसे प्रोटेक्ट करना ही होगा। सिस्टर हान ने पर्सनली मुझे इसे बचाने के लिए भेजा है, तो ये कोई मामूली बंदा नहीं हो सकता है। इतना कहकर वो पेड़ पर से नीचे आ जाती है और फिर सोचते हुए बोलती है, अगर इसे मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत है तो मैं इसकी पहले पावर देखूंगी और चेक करूंगी कि ये मेरे प्रोटेक्शन के लायक है भी या फिर नहीं। इतना कहकर वो लड़की अपनी प्यारी सी बीस्ट कैट से कहती है, चलो लिटिल हमें यहाँ से चलना होगा। और उसकी बीस्ट कैट बहुत ही क्यूट लग रही होती है। और दूसरी तरफ हमारा एमसी को कुछ नजर आ जाता है और वो एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन लाइक बीस्ट होता है। उसे देखकर वो कहता है, सच में ये बीस्ट देखने में काफी पावरफुल लग रहा है, इसे हराने में मुझे काफी मेहनत करनी होगी। किरण की इतना बोलते ही वो बीस्ट उसकी आवाज सुन लेता है और गुस्से में उसकी तरफ दौड़ने लगता है। किरण अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, अरे मैंने तो बस कुछ कहा ही था, क्या ये मेरी इतनी सी बात से गुस्सा हो गया है। और इतने कहते ही वो बीस्ट किरण पर एक जोरदार हमला कर देता है। किरण पीछे जाकर एक पत्थर से टकराता है। वो अपने मुंह से खून पोंछते हुए बोलता है, लगता है ये बीस्ट मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ रहा है, इसे सबक सिखाना होगा। और ये कहकर किरण अपनी स्वॉर्ड की पूरी ताकत से उस बीस्ट पर हमला कर देता है और अपनी स्वॉर्ड को उस बीस्ट के सर में धंसा देता है, जिससे वो बीस्ट काफी जोरों से चिल्लाने लगता है। और किरण कहता है, तुम ऑलरेडी मारे गए हो। इतना कहकर फिर से अपनी स्वॉर्ड को उसके सर से निकालकर एक स्लेश अटैक करता है, जिससे वो बीस्ट दो भागों में बढ़ जाता है। पास में ही दो एग्जामिनर्स खड़े थे जो पॉइंट्स नोट कर रहे थे। एक एग्जामिनर किरण 10 पॉइंट नोट करते हुए कहता है, यहाँ पर किरण ने 10 लेवल के बीस्ट को मार दिया है, इसीलिए इसके 10 पॉइंट हुए। फिर हम किरण को देखते हैं जो उस बीस्ट को मारने के बाद बोलता है, मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ कि ये 10th लेवल का बीस्ट है। तभी किरण की पावर देखकर वो लड़की भी हैरान रह जाती है और कहती है, लगता है इस बंदी के पास थोड़ी बहुत पावर तो है। तभी उसकी बिल्ली अपने पैर को चाटते हुए एक बड़ी घमंडी अंदाज में बोलती है, ये तो काफी कमजोर है, मैं तो इसे अपने एक ही पंजे में खत्म कर सकती हूँ। वो लड़की अपनी बिल्ली को अपने गालों पर रगड़ते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत क्यूट और बहुत खतरनाक हो। ये सुनकर बिल्ली को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाती है, बेवकूफ लड़की, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे इन नोबल फेस को अपनी इस बेकार से फेस से टच मत किया करो। तभी उसकी नजर किरण पर पड़ जाती है जो उस मरे हुए बीस्ट को पकाकर खाना शुरू कर देता है। ये देखकर लड़की को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, ये क्या कर रहा है, सब लोग यहाँ बीस्ट को मारकर पॉइंट कमा रहे हैं और इसे देखो, ये यहाँ अपना टाइम बर्बाद करके इस बीस्ट को पकड़ कर खा रहा है, क्या ये टूर्नामेंट नहीं जीतने वाला है। उधर किरण अब तक खाना कर दिया था और पेड़ के आड़े बैठे हुए एक लकड़ी को चबाते हुए बोलता है, हाँ मैं मॉर्निंग से काफी भूखा था, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं ब्रेकफास्ट कर सकूं। फिर एकदम से वो उठते हुए जोश में कहता है, चलो अब सभी का टाइम आ चुका है। और दोस्तों यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। किरण अपने मास्टर से बात कर रहा होता है। उसके मास्टर कहते हैं, किरण तुम जानते भी हो कि बीस्ट पील का इस्तेमाल करने पर कितना बड़ा खतरा आ सकता है। किरण जवाब देता है, मास्टर आप भी जानते हैं कि अगर मुझे पावरफुल बनना है तो मुझे खतरों का सामना करना होगा। अगर मैं वहाँ बीस्ट पील का इस्तेमाल करता हूँ तो सारे बीस्ट मुझ पर अटैक करेंगे, जिससे मेरी पावर काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरी एस ऑफ स्वॉर्ड और असुरा ब्लड लाइन दोनों को ही बीस्ट के ब्लड की जरूरत होती है। हो सकता है कि मैं नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लूं। ये सुनकर उसके मास्टर बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं, किरण अब तुम बच्चे नहीं रहे हैं, ठीक है, अगर तुम उस खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो तो इस बीस्ट पील को बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस बात को याद करते हुए किरण उस बीस्ट पील को हवा में ही फोड़ देता है और फोड़ते हुए बोलता है, चलो आ जाओ, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, आखिर 100 ऑफ बीस्ट क्यों ही ना आ जाए, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। और उस पील की महक चारों तरफ फैलने लगती है। किरण कहता है, अब यहाँ सभी बीस्ट आना शुरू हो जाएंगे, मुझे ये फाइट के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और उसकी इतना कहते हैं, बीस्ट पील का और चारों तरफ फैलने लगता है। जंगल के सारे बीस्ट पागलों की तरह एक ही दिशा में भागने लगते हैं। बाकी डिसाइपल्स हैरान रह जाते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है, ये बीस्ट हमारे ऊपर अटैक करना बंद करके एक ही तरफ भाग क्यों रहे हैं। और कुछ ही पलों में हजारों बीस्ट ने किरण को चारों तरफ से घेर लिया था। किरण उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, लगता है ये बीस्ट पील सच में काफी अट्रैक्टिव है, इसने यहाँ सारे बीस्ट को बुला लिया है, तो चलो अब इन सभी बीस्ट को खत्म करने का टाइम आ चुका है। ये नजारा देखकर वो लड़की और लड़का जो एग्जामिनर थे हैरान रह जाते हैं। लड़की कहती है, हमें इस बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। लेकिन लड़का
उसे रोकते हुए कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता है कि हमें रिपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि ऊपर वाले इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। चलो हम देखते हैं कि किनन इतने सारे बीस्ट को हरा पाता है या फिर नहीं। ये शो काफी अच्छा होने वाला है और दोस्तों इसके बाद जो होता है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। किनन अकेले ही हजारों बीस्ट के भीड़ में घुस जाता है और एक एक करके सबको काटना शुरू कर देता है। एग्जामिनर उसके पॉइंट को गिन रहा होता है और दूसरी तरफ किनन बीस्ट का सफाई कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद किनन अब तक 30 बीस्ट को मार चुका था लेकिन वो अभी भी नहीं रुका। वो कहता है इन बीस्ट की मदद से मैं 10वें लेवल के बॉटम नेक पर पहुंच चुका हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। एग्जामिनर उसकी तरफ देखते हुए कहता है इस बच्चे किनन ने यहाँ पर टोटल 40 बीस्ट को मार दिया है और अब ये टॉप 10 की रैंकिंग में आ चुका है। सच में ये बच्चा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। दूसरी तरफ एक टीम के ऊपर वो 3rd लेवल का टाइगर अटैक कर रहा होता है। टीम का एक बंदा कहता है ये टाइगर बहुत ही यंग लग रहा है लेकिन फिर भी ये 3rd लेवल पर पहुंच चुका है, इसके साथ फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। टीम की लड़की कहती है कोई बात नहीं है, अगर हम इसे यहाँ पर हरा देते हैं तो हम इस कंपटीशन को आसानी से जीत जाएंगे और हमें नंबर 1 की रैंकिंग पर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। वो तीनों उस टाइगर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन तभी टाइगर को किरण की 20 पीढ़ी की महक आ जाती है और उसकी भी आंखें लाल हो जाती हैं। वो उन तीनों को छोड़कर सीधा किरण की तरफ भागने लगता है। फिर वापस किरण पर आ जाता है। किरण काफी बीस्ट को मारने के बाद वो थक चुका था। वो कहता है इनमें से तो कोई भी बीस्ट फाइट करने के लिए तैयार नहीं है, मुझे किसी पावरफुल बीस्ट की जरूरत है ताकि मैं ब्रेक थ्रू कर सकूं। तभी उसकी नजर सामने 3 बड़ी बीस्ट पर पड़ जाती है। वो कहता है इन तीनों को मारने के बाद लगता है मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा और इतना कहकर किरण उन तीनों पर भी अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है और एक स्लेश अटैक करके उन्हें वहीं पर ही खत्म कर देता है। अब किरण को महसूस होने लगता है कि वो ब्रेक थ्रू करने के बहुत करीब है। वो वहीं पर ही कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। उसकी बॉडी के अंदर एक जबरदस्त बदलाव होने लगता है और कुछ ही पलों में किरण 10वें लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। वो अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है मेरा जो इम्तिहान है वो पहले से ही कई गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है। और दोस्तों अब असली मजा तो यहाँ से शुरू होने वाला है।